जो पार्ट 2 था चैप्टर 28 इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम, जिसका पार्ट 2 था, वो पार्ट 2 में एकदम से नेटवर्क के कारण वीडियो ऑफ हो गया। हम जस्ट उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये थर्ड वीडियो है और थर्ड पार्ट है 28 चैप्टर का, और उसके आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सेकेंड वीडियो में देख रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें हमने पहला समझ लिया था। सेकेंड में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा था ट्रेन का। तो ट्रेन के एग्जांपल में यही था कि एक ही रिसोर्सेज को देखो कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है ना। एक ही ट्रेन को, उसमें प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है और उसमें सोशल वेलफेयर भी किया जाता है। ठीक है। थर्ड है इनकरेजमेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ध्यान में रखा जाता है और बजट के थ्रू इसको बिल्कुल इनकरेज किया जाता है। ठीक। ऐसा किसके जरिए किया जाता है? तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, ऐसे एरिया जहां पर डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है। यहाँ पर एरिया नॉट अ ज्योग्राफिकल एरिया, ये जैसे कि मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है ना। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट करना है हमें। तो आपने देखा होगा कि कई सरकारी लोन महिलाओं को जैसे सिलाई के लिए उनको मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी पे मिलता है ना। या जैसे 20,000 की सिलाई मशीन है तो 16,000 या 14,000 उन महिलाओं को देना है। बाकी के पैसे कौन देगा? बाकी के पैसे गवर्नमेंट देगी। तो इसको हम बोलते हैं सब्सिडीज रिबेट, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, जिन सेक्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उन्हें गवर्नमेंट कई प्रकार की टैक्स में या कई प्रकार से सब्सिडीज देती है जिससे कि वो डेवलप हो सके। ठीक। तो ये तीसरा पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब ये ज्योग्राफिकल रिलेटेड है। ठीक है। ये दो अलग अलग डेवलपमेंट है, ये सेक्टर वाइज डेवलपमेंट है ना। और यहाँ ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट है, मतलब यदि कंट्री का कोई सा एरिया या स्टेट का कोई सा एरिया जहाँ बहुत बैकवर्ड है, बहुत लोग बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, और उनसे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत दूर है, तो उसी एरिया में क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाता है। वहां पर गवर्नमेंट कहती है कि आप यदि यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे तो हम आपको इतनी तरह की छूट देंगे, मतलब टैक्स में ये छूट देंगे, ये बेनिफिट देंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, उन एरियाज में जहां बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां के लिए बजट के थ्रू कुछ न कुछ स्कीम लेके आती है, राइट। बजटरी पॉलिसीज लेके आती है जिससे कि वो एरिया डेवलप हो सके। ठीक। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब सब दूर बैलेंस होता रहे, राइट, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई डेवलप हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोपाल डेवलप हो, तो आसपास के जो एरियाज हैं उनको भी डेवलप करने के लिए। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि देखिए कोई भी कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमी को स्टेबल होना जरूरी है। अब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मेरा फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो इकोनॉमिक्स में मैंने जो सबसे पहले के चैप्टर्स में बनाए हैं, वही बात फिर से आ जाती है कि हर तरफ एक, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को मतलब पहले समझिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। याद करिए, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, है ना, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसमें स्टेबिलिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे मतलब कि जितना ग्रोथ चल रहा है सेम उतना ग्रोथ मिलता रहे। ऐसा नहीं कि एकदम से कम हो जाना, एकदम से ज्यादा हो जाना। इससे उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में महंगाई और ये जाल बिछ जाता है। इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूरी है। ठीक है। अब ये यहां पर ध्यान रखना, गवर्नमेंट में एडॉप्ट, देखो इकोनॉमिक फेज द साइकिल ऑफ बूम एंड डिप्रेशन। मतलब कि बूम मतलब तेजी और डिप्रेशन मतलब मंदी। एंड द बजट एम टू पुट अ कंट्रोल ऑन दिस साइकिल। एक्चुअल में बजट के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो महंगाई और ये जो मंदी होती है इसको कंट्रोल करते हैं। देखिए महंगाई का मतलब होता है चीजों का महंगा मिलना,
राइट। और मंदी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड नहीं होना, दोनों में अंतर है, ठीक है। महंगाई में डिमांड तो होती है पर प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाई नहीं होते, ठीक है। इस वजह से वो क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं, ठीक है। और मंदी, डिप्रेशन का मतलब होता है कि डिमांड ही नहीं होना, प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होना। प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगा तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, राइट। प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों की इनकम नहीं होगी, लोगों की इनकम नहीं होगी तो फिर से डिमांड कम हो जाएगी, तो ये एक जाल बन जाता है, राइट। तो इन जाल से, ये दोनों तरह के जालों से निकलने के लिए, ट्रैप बोलते हैं जिसको, है ना, ट्रैप, इन दोनों ट्रैप से निकलने के लिए गवर्नमेंट बजट का इस्तेमाल करती है, बजट के जरिए इनसे बाहर निकलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में एडॉप्ट सरप्लस बजटिंग ड्यूरिंग द बूम, जब ज्यादा बूम है, राइट, तो उस समय गवर्नमेंट कौन सा बजट बनाती है, सरप्लस बजट बनाती है। ध्यान रखना, एमसीक्यूज बनेगा इसमें से, है ना। जब सरप्लस सरप्लस बजट कब बनता है, जब मार्केट में तेजी हो, राइट, बूम हो। और डेफिशिएट बजट कब बनता है, जब मार्केट में मंदी हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसा एरिया जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और वहां से, उस एरिया से इंडस्ट्रियल एरिया बहुत दूर है, तो गवर्नमेंट वहां पर किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बजट के थ्रू वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रयास करती है, राइट। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, राइट, गवर्नमेंट के पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट की जो बिजनेस है, राइट, गवर्नमेंट के बिजनेस तो नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर इंटरप्राइजेस बोला गया है। गवर्नमेंट कंपनीज हैं, राइट, गवर्नमेंट के जो काम चल रहे हैं, है ना, जहां से अर्निंग होती है गवर्नमेंट को, उन एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए भी उनका बजट यहीं पर बनता है, राइट। उनको कैसे करना है, उनमें क्या करना है, वो सारी चीजें यहीं पर बजट में डिसाइड हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट ऑफ बजट, जो कि देखिए, मैं अब आपको सिर्फ ये जो हमारे क्वेश्चन बैंक जो इशू हुआ है, रिलीज हुआ है, हम केवल उसके ही अब क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ बजट इसमें नहीं दिया गया है, बट मैंने आपको नोट्स में दिया है, तो आप जरूर इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। इजी है, रीड करने से ये आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूर एक बार रीड करके जाइएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक 100% नहीं है ना। 100% मतलब पूरे 100 नंबर का पेपर क्वेश्चन बैंक से नहीं आएगा, इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस बता चुका हूँ कि रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो रेवेन्यू के ही रिसिप्ट होगी और एक्सपेंडिचर भी होगा, और कैपिटल का रिसिप्ट भी होगा और एक्सपेंडिचर भी होगा। तो ये उस तरीके से उनके डिफरेंस हैं, ठीक है। ये चलिए देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। दिस मतलब अब मैं आपको केवल रीड करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में काफी अच्छे से, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। These are those expenditure of government which neither cause increase in government asset nor cause any reduction in गवर्नमेंट लाइबिलिटी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं बेटा, नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई असेट इंक्रीज होती है। देखिए, जब हम कोई असेट खरीदते हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, या फिर हम हमारी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो ये वही लिखा है, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच लीड टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट असेट, जब असेट खरीदेंगे तो इंक्रीज होगी ना, और रिडक्शन इन गवर्नमेंट लाइबिलिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो कोई असेट बढ़ती है और ना ही कोई लाइबिलिटी का रिडक्शन होता है, ठीक है। It is spent on normal function of government department and various provisions. गवर्नमेंट के नॉर्मल खर्चे हैं और उन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो किए जाते हैं, ठीक।
बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये किस लिए किया जाता है? एक्विजिशन ऑफ असेट, असेट को बनाने में, खरीदने के लिए, या रीपेमेंट करने के लिए, बोरोइंग्स को रीपेमेंट करने के लिए, या ग्रांटिंग, ग्रांटिंग मतलब देना, लोगों को मतलब लोन देने या एडवांस देने के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, इट इज रेकरिंग नेचर, मैं पहले से बता चुका हूँ, रेवेन्यू रेकरिंग नेचर का होता है और ये कैपिटल नॉन रेकरिंग होता है। अब जब आप यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट लिखोगे तब भी यही पॉइंट आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस देखोगे तब भी यही पॉइंट आएगा कि इट इज अ रेकरिंग नेचर रिसिप्ट, और ये हो जाएगा रेकरिंग नॉन रेकरिंग नेचर रिसिप्ट। समझ में आई बात? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब सैलरी वगैरह देना, है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो सैलरी है उनके खर्चे, राइट। एक्सपेंसेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी मतलब फोर्सेस, है ना, पुलिस, आर्मी, इस पर जो खर्चे हो रहे हैं, इनकी जो सैलरी दी जा रही है, राइट। एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है वो, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। इधर ही देखें कैपिटल एक्सपेंसेस, तो कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, है ना। देखिए असेट बनाना है इसमें ना, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन, लाइबिलिटी कम हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, ये क्या हो गया? असेट बनाना, असेट क्रिएट करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनमें डिफरेंस हो गया। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 डिफरेंस और दे रखे हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिशिएट में डिफरेंस। ठीक, इनको जरूर पढ़ लेना, एमसीक्यूज बन सकता है, इसलिए इनको जरूर पढ़ लेना। अब इसके बाद में सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है जो कि मैंने ये क्वेश्चन बैंक का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करा है उसमें दिया है, जो कि है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो इसको कर लेते हैं। क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट? ठीक, रेवेन्यू देखो, पहले कैपिटल रिसिप्ट पढ़ो, पहले कैपिटल पढ़ो। ऑल दोज रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी, जब हम लोन लेते हैं या असेट को बेचते हैं तो उससे जो पैसा आता है उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो ऑल दोज रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल असेट आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। Capital receipts are obtained by the government by recovery of loan and disposing the asset. या तो हम लोन लेते हैं या लोन की रिकवरी करते हैं, है ना। लोन की रिकवरी करते हैं तब हम हमारी असेट को क्या करते हैं? कम करते हैं। और यदि लोन टेकन करते हैं मतलब उधार लेते हैं तो हम हमारी लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो असेट कम करना या लाइबिलिटी का बढ़ाना कैपिटल रिसिप्ट है। उसका जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा नहीं होता। ये जर्नल इनकम होती है, नॉर्मल इनकम होती है गवर्नमेंट की, जो किसके जरिए होती है? टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक, टैक्स और नॉन टैक्स हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, राइट। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग नेचर, देखो मैंने अभी समझाया था। और ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। दे आर नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न ऑफ द अमाउंट, बिल्कुल। रेवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट है, मतलब कि आपकी इनकम है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट किसी को लौटाएगी नहीं फ्यूचर में, है ना, वो तो उसकी इनकम हो गई। पर कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा? ऑब्लिगेशंस आएगा। क्यों? क्योंकि आप उधार ले रहे हैं। यदि आप किसी से उधार ले रहे हैं, लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व आ जाएगा कि उसको आपको क्या करना है? रिटर्न करना है। ठीक, और उस पर इंटरेस्ट। क्लियर? एग्जाम्पल यहाँ पर है, इजी है। तो बेटा मैं मानता हूं, हालांकि इसमें एक क्वेश्चन और बच जाता है ना। एक्सप्लेन द डिटेल बैलेंस बजट एंड इनबैलेंस बजट। तो कुछ नहीं है बेटा, आपको सरप्लस और वो जो हमने टाइप ऑफ बजट पढ़े हैं वो आपको करना है। उसके साथ में ये सरप्लस बजट को एक बार और समझ लीजिए, है ना। यदि सरप्लस बजट को ज्यादा डिटेल में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? सरप्लस बजट डिजायरेबल इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब
महंगाई, महंगाई में सरप्लस बजट क्या होता है, डिजायरेबल होता है। डिजायरेबल होता है मतलब काम का होता है। कैसे? इन इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, जब क्या होता है मार्केट में महंगाई होती है, टेंडेंसी, सरप्लस बजट इज डिजायरेबल टेंडेंसी। तो सरप्लस बजट क्या होता है, डिजायरेबल मतलब इसकी उम्मीद की जाती है कि भैया गवर्नमेंट कौन सा बजट लाएगी, सरप्लस बजट लाएगी। सरप्लस बजट, देखो महंगाई का मतलब समझना है ना, महंगाई का मतलब क्या होता है। वैसे महंगाई के कई मीनिंग होते हैं, कई तरीके से महंगाई होती है, कई कारण होते हैं, उसमें से एक कारण बता रहा हूं। यदि ह्यूमन बीइंग के हाथ में ज्यादा पैसा होता है तो वो किसी भी चीज की ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। आपके जेब में यदि आज, जैसे अब आप खुद देखना लॉकडाउन में, है ना, अभी ये कोरोना के कारण कई लोगों की इनकम डाउन हुई है, तो कई लोगों ने लग्जरीज आइटम को खरीदने का डिसीजन टाल दिया है कि नहीं कार नहीं खरीदना इस साल, नहीं एसी नहीं खरीदना इस साल। क्यों? क्योंकि इनकम कम हो गई है। राइट? तो ह्यूमन नेचर है, यदि उसके हाथ में पैसा आता है तो वो किसी 10 रुपए की चीज को भी 12 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, महंगाई बढ़ने लगती है। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, कुछ ऐसी टेक्निक यूज करती है जिसके जरिए ह्यूमन बीइंग के हाथ में पैसा कम हो। पैसा कम होगा तो वो कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे, कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजों का रेट क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि यदि मान लीजिए मेरी इनकम 10 लाख है तो मेरे ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा 3 लाख का। तो मेरी नेट इनकम कितनी बची, 7 लाख। तो 10 में से 3 लाख तो टैक्स के रूप में चला गया, 7 लाख ही बचा। तो अब मैं किसको खर्च करूंगा, 7 लाख के हिसाब से खर्च करूंगा। राइट? तो गवर्नमेंट महंगाई जब चलती है, जब ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है, टैक्स लगाती है, ताकि एक ह्यूमन बीइंग के हाथ में कम पैसा बचे। राइट? कम पैसा होगा तो वो कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो महंगाई धीरे से कंट्रोल होगी। तो बजट के दौरान ये ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि ह्यूमन बीइंग के हाथ में पैसा कम हो। इसके लिए दूसरा तरीका भी है, जैसे गवर्नमेंट्स के बॉन्ड या डिबेंचर लाना। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है सच में, तो क्योंकि ये जुड़ा हुआ है नेशनल इनकम से, और एक यूनिट जो हमारी छोड़ चुके हैं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में एक पार्ट हम जो छोड़ चुके हैं, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, मतलब इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है। ये सब उससे रिलेटेड है एक्चुअल में, है ना। तो समझाने में भी मेरे को काफी सोचना पड़ रहा है कि मैं कौन सी बात बोलूं जो आपको समझ में आए, कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये एक्चुअल में। तो सरप्लस बजट, जैसे मैंने बोला था, डिबेंचर और बॉन्ड ऐसे इशू करती है गवर्नमेंट जिससे कि लोगों के पास में पैसा कम हो जाए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बट इस साल इतना ही शॉर्टकट में समझा सकता हूँ क्योंकि काफी टॉपिक से जुड़ा हुआ मैटर है ये। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सरप्लस बजट इज डिजायरेबल बिकॉज सरप्लस बजट डिक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखो मैंने कहा था ना, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वही बोल रहे हैं कि भाई सरप्लस बजट के जरिए क्या करते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड है पूरी कंट्री में, जो डिमांड है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, which help in reducing the inflationary gap in the economy। जो महंगाई की जो बढ़त है उस गैप को कम करने में मदद करेगा। सरप्लस बजट बीइंग रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू टू रीजन। दो कारण से इस सरप्लस बजट के जरिए रिडक्शन हो जाता है, किसमें, एग्रीगेट डिमांड में। कौन से दो रीजन है, पहला, गवर्नमेंट कलेक्ट मोर रेवेन्यू बाय हायर टैक्स। मैंने अभी बताया था ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाता है जिससे आपकी जो
परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने अभी बताया 10 लाख की इनकम है, उसमें से 3 लाख क्या कर लिया, टैक्स ले लिया, तो मेरी एक्चुअल में परचेसिंग पावर कितनी है परचेसिंग पावर कितनी है 7 लाख की। मैं 10 लाख नहीं खर्च कर सकता, क्यों, क्योंकि 3 लाख तो मेरे को गवर्नमेंट को देना है, राइट। एंड सेकेंड, लेस पब्लिक एक्सपेंडिचर गिव्स लेस इनकम टू पब्लिक विच अगेन रिड्यूस द पब्लिक डिमांड। तो कम से कम गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब बड़े बड़ी चीजें बनाना, असेट क्रिएट करना। तो गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लोगों की इनकम को कम करना चाहती है, इसलिए वो अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, ठीक है। इसी तरह से सरप्लस बजट अनडिजायरेबल इन डिप्रेशन, मतलब कि जब मंदी होती है तब सरप्लस बजट को नहीं लाना चाहिए। मंदी के टाइम में एक्चुअल में डेफिशिएट बजट लाया जाता है। देखो ये नीचे देखना, ये रहा डेफिशिएट बजट हेल्पफुल इन डिप्रेशन। मंदी के टाइम में हम कौन सा बजट लाते हैं, डेफिशिएट बजट। एमसीक्यूज बनेगा, मंदी के टाइम पर हम डेफिशिएट बजट लाते हैं, और तेजी के टाइम पर इन्फ्लेशन के समय में, महंगाई में हम सरप्लस बजट लाते हैं, मतलब गवर्नमेंट। क्लियर है ना। तो इसका उल्टा कर दो, ये जो मैंने अभी समझाया ना, इसका उल्टा सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कि भाई जब मंदी है तो मंदी में हम सरप्लस बजट नहीं ला सकते, क्योंकि सरप्लस बजट करने से, सरप्लस बजट में हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। देखो मार्केट में मंदी क्यों है ना, मार्केट में मंदी इसलिए क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगी, राइट। तो एक्चुअल में मेन चीज ये है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इसलिए मंदी है, डिप्रेशन है। तो सरप्लस बजट तो क्या करता है, सरप्लस बजट दो काम करता है, ये देखो। एक तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा के परचेसिंग पावर को कम कर देता है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करके लोगों की इनकम को कम कर देता है। तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना। डिप्रेशन में हमको इन दोनों चीजों को, भाई हमको डिप्रेशन में एक्चुअल में क्या करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, और गवर्नमेंट को टैक्स रेट को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तब जाके तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, राइट। समझ में आई बात। इन्फ्लेशन क्यों होता है, बस इतना समझो। देखो इन्फ्लेशन होता है ज्यादा पैसा आने से, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आने से इन्फ्लेशन होता है। तो क्या किया जाता है, लोगों के हाथ में पैसा कम किया जाता है। तो उसका तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दो और पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दो, ठीक। तो ऑटोमेटिकली महंगाई कंट्रोल हो जाती है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन में ये सरप्लस बजट तो उल्टा काम कर देगा ये, है ना। तो डिप्रेशन में क्या काम का है, डिप्रेशन में डेफिशिएट बजट काम का है, क्योंकि ये क्या करता है, ये देखो सब मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, आप एक बार जरूर देखना इसको, है ना। ये लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर को बढ़ाता है, और डेफिशिएट बजट में गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या करती है, टैक्स रेट कम कर देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा रियल में इस बार टाइम थोड़ा कम है, एग्जाम आपके पास में आ चुकी है। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है लाइव क्लासेस का, है ना, ऑनलाइन क्लासेस का, लाइव ऑनलाइन क्लासेस का। तो नोट्स उतने प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से हो सकता है शायद आपको थोड़ा कम समझ में आए। बट मेरा आपसे वादा है, आपके जूनियर्स के लिए बहुत अच्छा नोट्स भी होंगे और प्रॉपर टाइमिंग रहेगी हर चीज़ को क्लियर करने के लिए, ठीक है। हाँ, आप लोगों के लिए बीकॉम में ज़रूर दूंगा, मैं बीकॉम में भी बहुत से सब्जेक्ट कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लासेस देने की, और बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ, है ना। चलिए, तो हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट बजट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, लास्ट यूनिट फॉर इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। और जो हमने छोड़ दिया है वो
इन नेशनल इनकम, वो भी इसके बाद करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।